हेलो। नेक्स्ट हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है इसी चैप्टर के अंदर, इसको डिस्कस करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीन होता है कोई भी मॉलिक्यूल है वो कितने टाइप से मूव कर सकता है, कितने टाइप से घूम सकता है। घूमने का मतलब हुआ वो कितने टाइप से चल फिर सकता है, कितने टाइप से गोल गोल रोटेट कर सकता है, कितने टाइप से वाइब्रेशन कर सकता है, कैसे भी करके वो कैसे घूम सकता है, उसको बोलते हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो सबसे पहले देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर सबसे पहले होती है डिग्री ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ ट्रांसलेशन है, इसका मतलब हुआ कोई मॉलिक्यूल है वो कितने टाइप से भाग सकता है इधर उधर। ठीक है, अच्छा सीधी सी बात है, देखो कोई मॉलिक्यूल है वो या तो एक्स एक्सिस में भाग सकता है, या वाई एक्सिस में भाग सकता है, या जेड एक्सिस में भाग सकता है। यानी कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी गैस हो, चाहे मोनोएटॉमिक गैस हो, चाहे डायाएटॉमिक गैस हो, चाहे ट्रायाएटॉमिक गैस हो, और चाहे ट्रायाएटॉमिक गैस हो, और चाहे पॉलीएटॉमिक गैस हो। कहाँ लिखूं अभी ये? अरे यार, चलो यहाँ पे एक छोटा सा दिखा देता हूँ, चाहे पॉलीएटॉमिक गैस हो। हर की जो डिग्री ऑफ ट्रांसलेशन है वो 3 ही होती है, क्योंकि गैस का कोई सी भी गैस का मॉलिक्यूल हो, ठीक है, कोई सी भी गैस का मॉलिक्यूल हो, चाहे वो मोनोएटॉमिक, डायाएटॉमिक, ट्रायाएटॉमिक, लीनियर, नॉन लीनियर में से कोई सा, या पॉलीएटॉमिक, हर मॉलिक्यूल है वो 3 टाइप से मूव कर सकता है एक्सिस के रिस्पेक्ट में हर तरफ। ठीक है, तो ये होती है डिग्री ऑफ ट्रांसलेशन। क्लियर? ठीक, दूसरी है आपकी डिग्री ऑफ रोटेशन। देखो, डिग्री ऑफ रोटेशन का मतलब ये हुआ डिग्री ऑफ रोटेशन का मतलब हुआ कि कोई मॉलिक्यूल रोटेट कितने टाइप से कर सकता है। मतलब कोई मॉलिक्यूल है वो रोटेट, घूर्णन कितने टाइप से कर सकता है, रोटेशन कितने टाइप से कर सकता है। अब देखो रोटेशन कितने टाइप से कर सकता है। देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल है वो मोनोएटॉमिक है, ऐसा ये अब एक चीज़ ध्यान रखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर कोई मॉलिक्यूल अगर रोटेट कर रहा है तो उसका आपको पता भी लगना चाहिए। अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि वो रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो आप उसको नहीं मान सकते डिग्री में। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, ये मॉलिक्यूल है, ये कोई मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल बिल्कुल गोलाकार है, मोनोएटॉमिक में एक ही एटम होता है, एक एटम बिल्कुल गोल होता है। गोल चीज़ है कोई संतरी रंग की, उसको आपने पहले देखा, फिर उसको रोटेट होने के बाद में देखा, क्या आपको उसमें कुछ फर्क नजर आएगा? भी कोई गोल चीज़ है वाइट कलर की, मान लो उसके ऊपर कहीं कुछ दाग वाग नहीं है, आपने उसको घूमने से पहले देखा और बाद में देखा, क्या आप बता सकते हो कि ये घूमा है या नहीं घूमा? नहीं बता सकते। तो हमेशा ध्यान रखना, मोनोएटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिग्री ऑफ रोटेशन कितनी होती है? 0 होती है। दूसरा है डायाएटॉमिक। डायाएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपके H2N2 एटसेट्रा, H2 हो गया, N2 हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल डायाएटॉमिक है। और डायाएटॉमिक जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर आप एक चीज़ ध्यान में रखना, वो ऐसी शेप के होते हैं, डम्बल्ड शेप, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, ऐसी शेप होती है उनकी। और इस शेप को मैं कुछ मिला के ऐसी सी शेप से एक मतलब नोट कर सकता हूँ। अब देखो,
अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे घूमे तो आपने पहले ही से देखा ये ऐसा था, बाद में ये देखोगे कहीं रोटेशन के बीच में ये ऐसा पाएगा, आपको पता लग जाएगा ना ये ऐसे घूमा है, बिल्कुल। दूसरा, ये मॉलिक्यूल अगर ऐसे घूमे, ऐसे इस हिसाब से, तो पहले ये मॉलिक्यूल ऐसे था, बाद में ये कुछ ऐसे हो गया, मतलब ये घूम के ये पासा आगे आ गया, ये पासा पीछे चला गया, तो आपको फिर भी पता लग जाएगा, ठीक है। तीसरा, ये मॉलिक्यूल कैसा घूमे, ये अपने ही एक्सिस पे ऐसे घूमे, ठीक है। इसमें आपको पता लग रहा है, इसमें भी आपको पता लग रहा है, क्या ये मॉलिक्यूल अपने एक्सिस पे ऐसे घूमेगा, इस हिसाब से घूमेगा ऐसे, तो आपको क्या पहले और बाद में देखने पे कुछ फर्क मालूम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर आपको जो मोनो एटॉमिक गैस है, सॉरी जो डाया एटॉमिक गैस है, उसमें सिर्फ आपको दो टाइप से दिख रहा है। दो टाइप से आप ये बता सकते हो कि जो मॉलिक्यूल है वो घूम रहा है। तो डाया एटॉमिक की डिग्री ऑफ रोटेशन कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर? तीसरा आपका है ट्राई एटॉमिक के अंदर। अब ट्राया एटॉमिक गैस है वो 2 टाइप की हो सकती है। एक तो ट्राया एटॉमिक लीनियर, जैसे आपका CO2 है तो उसमें C के दोनों ऐसे डबल बॉन्ड दोनों तरफ होते हैं, ये लीनियर है ये गैस। और दूसरा आपका होता है ट्राया एटॉमिक नॉन लीनियर, जैसे SO2, इसमें एक बॉन्ड ऐसे होता है, एक बॉन्ड ऐसे होता है। तो इसके अंदर जो शेप है वो थोड़ी सी अलग है। अब इसके अंदर अगर लीनियर के अंदर अगर बात करें तो ये भी डम्बल्ड सी शेप हो गई, ऐसी कुछ ऐसी सी कुछ शेप हो गई। तो सीधी सी बात है, ये अगर ऐसे घूमेगा तो भी आपको पता चल जाएगा, ये अगर ऐसे घूमेगा तो भी आपको पता चल जाएगा, बट अगर ये अपने एक्सिस पे ही ऐसे घूमेगा तो आपको इसका कुछ पता नहीं चलेगा। तो आपको इसमें सिर्फ एक टाइप से पता नहीं चलेगा, 2 टाइप से आप इसको आसानी से जज कर सकते हो कि इसने रोटेशन किया है या इसने रोटेशन नहीं किया है। तो कहने का मीन ये हुआ कि इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होती है? 2 होती है। सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 नहीं होती, डिग्री ऑफ रोटेशन 2 होती है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद में आपका है ट्राया एटॉमिक नॉन लीनियर, ऐसे वाला मॉलिक्यूल। अब देखो ऐसे वाला मॉलिक्यूल है, ये हम दिखा नहीं सकते आपको, बाकी रियलिटी में मैं बताऊं तो इसका एस ऐसे होता है, ये थोड़ा सा इधर निकला हुआ होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है, मतलब ये एकदम बांका झुमका मॉलिक्यूल होता है। इसको आप कैसे भी देखो आपको पता लग ही जाएगा, रोटेट करेगा तो, ठीक है, क्योंकि एक में डबल बॉन्ड है, इसको अगर नीले कलर से मान लो, इसको और कोई कलर से मान लो, और फिर भी इनकी लेंथ में भी फ़र्क होता है, कलर ना भी मानो तो भी, तो ये अगर कैसे भी रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, आपको हर टाइप से इसके अंदर पता लग जाएगा मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग। क्लियर है? तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ रोटेशन होगी ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर की, वो कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, क्लियर है? और पॉली एटॉमिक के अंदर तो सीधी सी मतलब है, पॉली एटॉमिक के अंदर तो जैसे H2S2O7 जैसे एग्जाम्पल है, तो इसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, आराम से घूमेगा तो पता लग जाएगा। तो इसकी भी कितनी होती है? 3 होती है। आई होप यू गॉट इट क्लियर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में तीसरा है डिग्री ऑफ वाइब्रेशन। तीसरा है डिग्री ऑफ वाइब्रेशन। अगर डिग्री ऑफ वाइब्रेशन की बात करें तो डिग्री ऑफ वाइब्रेशन के अंदर देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी मॉलिक्यूल है वो 2 चीज़ों के कारण वाइब्रेट कर सकता है। एक तो वो वाइब्रेट कर सकता है अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण, और एक वो वाइब्रेट कर सकता है अपनी पोटेंशियल एनर्जी के कारण। कोई मॉलिक्यूल हो दुनिया का, कोई भी मॉलिक्यूल, वो 2 चीज़ों के कारण रोटेट कर सकता है, एक तो अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण और दूसरा अपनी पोटेंशियल एनर्जी के कारण। क्लियर है? अच्छा, अगर आप एक चीज़ देखो,
सबसे पहले मोनो एटॉमिक कोई गैस है, उसकी डिग्री ऑफ वाइब्रेशन कितनी। अगर मोनो एटॉमिक गैस की बात करो तो मोनो एटॉमिक गैस के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो वाइब्रेट कर सके। पहली बात तो ये, मोनो एटॉमिक गैस के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो क्या कर सके, वाइब्रेट कर सके। तो उसकी डिग्री ऑफ वाइब्रेशन कितनी होती है, 0। दो मॉलिक्यूल मिलके भी इतनी एनर्जी नहीं जुटा सकते कि वो वाइब्रेशन कर सके, तो डाया एटॉमिक की कितनी होती है, 0। बट जब 3 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि वो क्या कर सके, वाइब्रेट कर सके। तो ट्राया एटॉमिक जो लीनियर होता है उसमें डिग्री ऑफ वाइब्रेशन कितनी होती है, 2 होती है। अच्छा, अगर ट्राया एटॉमिक नॉन लीनियर की अपन लोग बात करें तो इसके अंदर जब वाइब्रेशन होता है तो इसमें एक बॉन्ड बहुत ज़्यादा लंबा है, एक बहुत ज़्यादा छोटा है, ये बॉन्ड थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो शेप ही डिफॉर्म हो जाती है, बॉन्ड टूट जाता है और वाइब्रेशन के कारण मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी नहीं रहती, ठीक है, और एक खराब सा आयन बनता है। तो कहने का मतलब हुआ इसके अंदर भी डिग्री ऑफ वाइब्रेशन कितनी, 0। अच्छा, और पॉली एटॉमिक गैस अगर कोई स्टेबल है तो उसके अंदर आप 2 वाइब्रेशन मान सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे मोनो एटॉमिक गैस का, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आपको कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे मोनो एटॉमिक गैस का तो वो होता है 3। अगर आपको कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे डाया एटॉमिक गैस का तो वो होता है 2। अगर आपको कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे ट्राया एटॉमिक गैस का तो वो होता है, अरे क्या लिख दिया मैंने, 3 और 2 5, सॉरी। अगर कोई डाया एटॉमिक का पूछे तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5। अगर कोई ट्राया एटॉमिक लीनियर का आपसे ये पूछे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है तो वो होता है 3 + 2 + 2 यानी 7। अगर आपको कोई ट्राया एटॉमिक नॉन लीनियर का पूछे तो वो 3 + 3 कितना होता है, 6। अगर आपको कोई पोलो एटॉमिक का पूछें तो वो कितना होता है, 8। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दैट आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए गैस फॉर मैनी मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो ये नंबर ध्यान में रखना, सबके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कितना होता है। क्लियर है भी? दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट गैसेस, whether that was monoatomic or they are diatomic or they are triatomic or something else, ठीक है। We explained all the phenomena in a very crunchy manner. I hope you understood it and you can well apply in your general pen and drama in later life. तो कर लोगे इसको, आई होप आप कर लोगे इसको अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका इसके अंदर है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ
एनर्जी, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी। ये आपका क्या है, ये आपका एक रूल है, मैक्सवेल ने दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, ध्यान से इसको समझना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मैक्सवेल ने ये बोला था कि कोई भी गैस है, चाहे कोई भी गैस, उसकी जो टोटल एनर्जी है, उस गैस की जो टोटल एनर्जी है वो उसके सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक, मान लो किसी गैस की एनर्जी है 6 जूल, ठीक है, और आपका जो ट्राया एटॉमिक नॉन लीनियर होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी होती है, 6 होती है। तो हर जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग गैस की कितनी एनर्जी होगी, 1 एनर्जी होगी। मतलब ये कहना चाहता है कि कोई भी गैस की एनर्जी है वो उसके 3 फैक्टर के कारण ही होती है। क्योंकि देखो, कोई भी गैस है उसके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, और अगर वो रैंडम मोशन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर होती है, तो इट इज़ डायरेक्ट दैट गैस की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के कारण है। और फिर काइनेटिक एनर्जी खुद 3 पार्ट में बंट गई, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन। तो सीधी सी बात है, गैस की टोटल एनर्जी इन तीनों फैक्टर्स के कारण होती है। और फिर उन्होंने ये बोल दिया कि इन तीनों फैक्टर का जो डिवाइडेशन है, जैसे 3 आपका ज़्यादा से ज़्यादा होता है ट्रांसलेशन, 3 ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन, और 2 ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन। तो कोई गैस की एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-3-2 के रेशियो में बढ़ सकती है, ऐसा कुछ मैक्सवेल ने बताया। तो मैक्सवेल ने कहा क्या, मैक्सवेल ने यह कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल द टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस, द टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस is always equally distributed, is always equally distributed in its degree of freedom। ठीक है, कोई गैस की जो टोटल एनर्जी है वो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसके बाद में इसने एक चीज और बताई, एंड एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो एनर्जी है वो कितनी होती है, 1/2 kT। इतनी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी। अच्छा, अगर कोई गैस है जिसके पास F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, मतलब कि देखो, मोनो एटॉमिक के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डाया एटॉमिक के पास 5 है, ऐसे अगर किसी गैस के पास F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उस कंडीशन में उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1/2 F kT। और ये एनर्जी होगी उसके 1 एटम की। ठीक है, अच्छा, n एटम गैस, अगर कोई गैस जिसके अंदर n एटम्स है तो उसकी टोटल एनर्जी फिर क्या होगी, सीधी सी बात है, उसकी टोटल एनर्जी होगी 1/2 NF। और अगर कोई गैस है उसके पास n मोल्स है तब उस गैस की टोटल एनर्जी क्या होगी, अगर कोई गैस के पास टोटल n मोल्स है तब उसकी टोटल एनर्जी होगी 1/2 NF/RT। क्योंकि मैं हमेशा इसे रिपीट करता आया हूँ, अगर आपको मोल्स में खेलना है तब तो आप किसको एक टाइप से बेसिस बना के काम में लो, R को बेसिस बना के काम में लो। और अगर आपको एटम्स के साथ खेलना है, आपको मोल्स नहीं दे रखे, तो आप किसको यूज़ में लोगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K को यूज़ में लोगे। आई होप यू गॉट इट क्लियर। ये है आपका मैक्सवेल का
इक्विपार्सन रूल ऑफ एनर्जी या इक्विपार्सन एनर्जी रूल। ठीक है, कर लोगे इसको अच्छे से, कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ठीक है। अच्छा, अब एक बड़े टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और बड़े टॉपिक की शुरुआत के साथ हम लोग ये देखते हैं, एक टॉपिक है, ये कर लोगे जैसे ही तो उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बीच में अगर एक आधा छोटा मोटा टॉपिक बचा है तो वो नेक्स्ट कोई आधे घंटे की क्लास है उसमें सट जाएगा, बाकी है ही नहीं। ठीक है, ये आपका टॉपिक मैं करवा दूंगा, इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे चैप्टर का नाम है, चलो एक बार ही फिल करते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ टॉपिक का क्या नाम है। So bye guys, currently we are running out of resources, so I am fulfilling that, and bye for this.